हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आप आ चुके हैं प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ, जो किसका पार्ट है बेटा? आपके क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक पार्ट है। ठीक है भाई, चलिए तो हम इसको स्टार्ट करें। क्या होता है हुक्स लॉ बेटा? हुक्स लॉ हमको बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। अच्छा, अब स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है? मेरे प्रीवियस लाइव में मैंने लाइव किया हुआ था थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ स्ट्रेस क्या होता है 2 लाइन में। बेटा देखो, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो वो क्या करता है? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। वो अपन क्या करता है? उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है उसकी बॉडी के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। और वो जो रेजिस्टेंस फोर्स वो अप्लाई करता है किसके अगेंस्ट में? जो उसके ऊपर अगेंस्ट में क्या, उसके ऊपर क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। उसके अगेंस्ट में जो इंटरनल फोर्स वो अप्लाई करता है, रेजिस्टेंस फोर्स वो अप्लाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस कहते हैं, है ना। जैसे ये हमारी बॉडी है, हमने इस पे क्या लगा रहे हैं? बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये स्ट्रेस नहीं है। तो ये बॉडी हम एक्चुअली यूनिवर्स क्या कहता है? यूनिवर्स कहता है कि जो भी चीज़ जैसी है वैसे ही रहना चाहती है, वो अपना शेप चेंज नहीं करना चाहती बेटा कभी भी, है ना। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? शेप चेंज होने के होगा ही ऑब्वियसली। आप किसी भी बॉडी पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना एक लिमिट तक ही तो वो उसको बियर कर सकती है, उसके बाद उसका शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करती है? हर चीज़ अपनी ओरिजिनल शेप में रहना चाहती है, इसलिए वो इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होता है हमारे ऑब्जेक्ट में। वो इंटरनल फोर्स, वो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स जो होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। अब स्ट्रेन क्या होता है बेटा? मैंने बहुत डिटेल में समझाया है स्ट्रेस स्ट्रेन, आप देखना प्रीवियस वीडियो में। स्ट्रेन क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसके शेप में क्या होता है? चेंजेस आते हैं। तो एक्चुअली स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन शेप और वी कैन से साइज, चेंज इन साइज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल साइज। ठीक है भाई। एक्चुअली स्ट्रेन क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया भी था, मान लीजिए ये हमारी एक रॉड है, इस पे हम इलोंगेटेड फोर्स लगा रहे हैं। किस तरह का? मतलब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों साइड स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा फोर्स होता था? टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो इसकी लेंथ में क्या आएगा? चेंज आएगा, ये लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना भाई। इसकी लेंथ में क्या आ गया? चेंज आ गया। पहले अगर L थी, पहले ये L थी, अब ये L डैश हो गई, है ना। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ? चेंज इन लेंथ क्या हुआ? चेंज इन लेंथ हुआ ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ क्या हुआ? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, करेक्ट। तो चेंज इन लेंथ, तो हमारा स्ट्रेन क्या होगा इस केस में? स्ट्रेन हमारा होगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, करेक्ट। तो ये क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। अच्छा, स्ट्रेस क्या होगा इस केस में? मान लीजिए हम इस पे कौन सा फोर्स लगा रहे थे? F फोर्स लगा रहे थे, और इसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A है। तो इसमें स्ट्रेस क्या होगा इस केस में? स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस होता है, क्या होता है स्ट्रेस? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जो जितना भी फोर्स बेटा लगाया जाएगा बॉडी पर, उतना ही फोर्स वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस फोर्स उसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। उतना ही रेजिस्टेंस फोर्स उसमें इंड्यूस्ड होगा, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस क्या होगा? जो भी हमने फोर्स उस पर अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस भी, देखो ये ऐसे लग रहा है, तो एक्चुअली उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जो भी एरिया होता है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहे हैं, ये कौन से फोर्स कहलाते हैं? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस बोलते हैं। इससे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में F/A, स्ट्रेस क्या होगा? F/A। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब हुक्स लॉ क्या कह रहा है? हम पढ़ क्या रहे हैं बेसिकली? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ पढ़ने के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट था?
स्ट्रेस और स्ट्रेन समझने की रिक्वायरमेंट थी, जो अब हम समझ चुके हैं। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन। ये मेन वर्ड है, ये नहीं आपको मिस करना है। फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, छोटे डिफॉर्मेशन के लिए, हल्के उसके लिए, मतलब इनिशियल स्टेज के लिए। फिर आप फोर्स जैसे जैसे ज़्यादा लगाएंगे डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये लॉ फिर उस पर काम नहीं करेगा, उस टाइम पे इस पर ये वाला लॉ काम नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, ये क्या सारे मटेरियल्स पे काम करता है? ऑलमोस्ट सारे ही मटेरियल पे काम करता है, सारे पे नहीं बोलेंगे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम मटेरियल्स पर इट वर्क्स। बट सब मटेरियल्स ऐसे भी हैं जो हुक्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको हटा दें। किसको हटा रहे हैं हम? प्रोपोर्शनल के साइन को हटा रहे हैं। प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या है? के है। करेक्ट, जो क्या है? के है। ठीक है, जो क्या है? के है। ठीक है भाई। अब क्या भाई, हमने क्या किया? ये हटा दिया, तो हमारे को प्रोपोर्शनल का साइन क्या आ गया? के आ गया। अच्छा, तो के क्या है यहाँ पे? के को क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। एक्चुअली ये है क्या? ये है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बेटा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है ना। तो कांस्टेंट जो हम लगाते हैं तो वो ही एक कांस्टेंट है। तो एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए। आपको अब हुक्स लॉ में कोई इशू तो होगा नहीं, आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी इशू होने वाला है हुक्स लॉ में। आगे बढ़ें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं अभी हम। चलिए, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हम? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या होता है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम? डायग्राम बोले या ग्राफ बोले, आप कर्व बोल लें, जो भी बोलना है आपको। ठीक है भाई। अच्छा, क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेटा? देखो, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? वाई एक्सिस पे हम स्ट्रेस बना देंगे, यहाँ पे हम स्ट्रेन बनाएंगे, है ना। ठीक है, इधर स्ट्रेस, इधर हमने स्ट्रेन बना दिया। करेक्ट। अच्छा, अब हुक्स लॉ ने क्या बोला कि हम किसी पर भी स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है तो उनका ग्राफ हमेशा क्या बनता है? एक सीधी लाइन बनेगा। तो ये इस तरह से सीधी लाइन बनेगा। करेक्ट। ये पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है बुक में? आपकी ए दिया हुआ है, तो हम इसे ए ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब तो ये क्या है? ये क्या हो गया भाई? देखो, प्रोपोर्शन मतलब एक सीधी लाइन है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रेस इतना बढ़ाया, मतलब इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ तो इतना स्ट्रेन हुआ। फिर हमने थोड़ा और बढ़ाया तो थोड़ा और स्ट्रेन हुआ, थोड़ा और बढ़ाया तो थोड़ा और, मतलब प्रोपोर्शनलिटी में चलता है बेटा, है ना। प्रोपोर्शनलिटी में चलता है, मतलब एक वो है, जैसे कि मान लो हमने फोर्स हमने अप्लाई किया, मान लीजिए 1 न्यूटन किया। ठीक है भाई, हमने क्या किया? 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो स्ट्रेन कितना हुआ? मान लीजिए 1 सेंटीमीटर हुआ। फिर हमने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? स्ट्रेन आया, है ना। एक प्रोपोर्शन है। या ये कह सकते हैं कि हमने स्ट्रेस लगाया, मतलब स्ट्रेस हमने अप्लाई किया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेस तो किस में होगा? स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों भाई? क्योंकि ये प्रेशर है बेटा, ये क्या है? एक तरह का प्रेशर है ना, जो फोर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा है ना। अच्छा, और स्ट्रेन किस में होगा भाई? चेंज इन लेंथ है, तो इसकी तो कोई डायमीटर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि ये चेंज इन लेंथ है ना। चेंज इन लेंथ है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, कट गया। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है भाई। ठीक, चलिए। अभी क्या हुआ कि मान लीजिए हमने क्या बोला कि हमने 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमने क्या लगाया? स्ट्रेस अप्लाई किया
बॉडी पर अप्लाई क्या किया, हम तो फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस वो खुद इंड्यूस करती है ना, रेजिस्टेंस फोर्स होता है स्ट्रेस एक तरीके का, ठीक है। तो उस पर कितना स्ट्रेस आया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आया। तो उसमें स्ट्रेन क्या आया उस टाइम पे, उस टाइम पे मान लीजिए 1 आया, है ना। फिर हमने क्या किया, 2 लगाया तो उस पर 2 आया, मतलब प्रोपोर्शन में चलेगा। या ये कह सकते हैं हमने यहाँ पे 1 इस तरह से भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई किया, हमने यहाँ फोर्स अप्लाई किया 1 और यहाँ पे चेंज आए 2, फिर हमने 2 किया यहाँ पे आए 4, फिर हमने 3 किया तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएंगे 6, मतलब एक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है ना। चलो ये तो समझ में आता होगा। अच्छा तो इधर तक के हमारा जो ये ओरिजिन है इसे हम 0 मान लें, तो 0 से लेके A तक के पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं भाई बताइए। ये जो पॉइंट है बेटा, इस धर तक हमारी बॉडी कैसे बिहेव करती है, इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जैसे ही हम फोर्स को क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे, हमारी बॉडी अपने साइज को क्या कर लेगी, ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगी। कहाँ तक, पॉइंट ए तक। कहाँ तक, पॉइंट ए तक। तो यहाँ तक कैसे बिहेव करती है हमारी बॉडी, इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करती है। और यहाँ तक हमारे प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ तक ही होती है, ए तक, है ना। और इस ए पॉइंट तक ही हमारा हुक्स का लॉ क्या होगा, फॉलो होगा। इसके बाद हमारा हुक्स का लॉ फॉलो नहीं होगा। इसके बाद मतलब जैसे ही हमारा ये प्रोपोर्शनल वाली लाइन है, हमारा कर्व यूनिफॉर्म लाइन से चेंज होने लगेगा, तो हमारा हुक्स का लॉ जो होगा वो फिर इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कोई पॉइंट इस तरह से बी है, कोई पॉइंट क्या है बेटा, बी है। ये कौन सा पॉइंट दिया है आपकी में, यील्ड पॉइंट, ठीक है। यील्ड पॉइंट क्या कहलाता है भाई, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है, इसी यील्ड पॉइंट को हम और क्या नाम से जानते हैं, यील्ड पॉइंट को ही हम इलास्टिक लिमिट के नाम से भी जानते हैं। यील्ड पॉइंट को ही हम किस नाम से भी जानते हैं बेटा, इलास्टिक। ये यील्ड पॉइंट है और इसको ही हम किस नाम से जानते हैं, देखिए बी पॉइंट क्या हो गया अपना, यील्ड पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम किस नाम से भी जानते हैं, इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इलास्टिक लिमिट के नाम से जानते हैं। क्या मतलब समझते हो इस बात का बेटा, कि देखो यहाँ तक तो हुक्स का लॉ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक हुक्स का लॉ फॉलो हो रहा है केवल, लेकिन बी एक वो पॉइंट है, वहाँ तक भी, बी पॉइंट तक भी हमारी बॉडी क्या कर लेगी, अपने साइज को, अगर हम फोर्स उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स अगर हम रिमूव कर दें तो बॉडी अपने साइज में वापस आ जाएगी। इलास्टिक लिमिट है वो हमारे मटेरियल की, मतलब वहाँ तक, बी पॉइंट तक भी अगर हम स्ट्रेस को अलग कर लें या एक्सटर्नल फोर्स को हम अलग कर लें तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएगी। और इसी पॉइंट को हम और क्या बोलते हैं भाई, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ आवर मटीरियल। ये क्या शो करेगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ आवर मटीरियल, ठीक है ना। यील्ड स्ट्रेंथ क्या स्ट्रेंथ हो गई, कौन सी स्ट्रेंथ हो गई बेटा, वो स्ट्रेंथ कि जहाँ तक उस पॉइंट तक फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी अपनी क्या करेगी, हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने साइज को रीगेन कर लेगा। समझ में आया, ये वो पॉइंट है जहाँ तक हमारा फोर्स रिमूव करने के बाद हमारी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ सकता है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट बोलते हैं, या इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। हमारे ऑब्जेक्ट की, हमारे मटेरियल की क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। और ये इसी को ही हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ आवर मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट सी। इसके बाद क्या है, पॉइंट सी है। ठीक है। फिर इसके बाद एक पॉइंट आपके में बताया गया है, ऐसे कर्व है आपका, ठीक है, और इस तरह से है, ये ई है, ये डी है,
मैं समझाऊंगी अभी ए ई क्या है, डी क्या है, और ये एक पॉइंट सी दिया है। तो उन्होंने ये बोला है बेटा ये लास्ट पॉइंट था बी, जहाँ पे क्या होगा, हमारी बॉडी क्या कर लेगी, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, फोर्स रिमूव करने पे अपने साइज में वापस आ जाएगा। इसके बाद बी से डी के बीच में अगर कोई पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है, अगर बी से डी के बीच में कोई भी पॉइंट सी है तो वहाँ पे अगर हम चले जाएं, मतलब बी से जरा भी हम आगे किसी भी पॉइंट पे जाएं, सी पे जाएं, बीच में हम कोई भी पॉइंट दे दें, क्यू दे दें, पी दे दें, कुछ भी दें, किसी भी पॉइंट पे हम आगे जाते हैं, बी से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारी बॉडी मतलब हमारा ऑब्जेक्ट फोर्स रिमूव करने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद अपने ओरिजिनल साइज में नहीं आएगा। इसका मतलब ये होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें। अच्छा, फिर है पॉइंट डी। पॉइंट डी क्या होता है बेटा? पॉइंट डी क्या है? पॉइंट डी वो पॉइंट है, पॉइंट डी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। देखो भाई, यहाँ तक तो क्या हो रहा था, बी पॉइंट तक कि फोर्स अप्लाई करने पे और रिमूव करने पे, फोर्स अप्लाई करने के बाद रिमूव करने पे हमारी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जा रहा था। उसके बाद क्या है कि हम और फोर्स बढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, और फोर्स बढ़ा रहे हैं। तो जब हम और फोर्स बढ़ा रहे हैं तो हमारी बॉडी फिर क्या हो रही है, परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब उसके बाद उसमें क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे कि ये हमारी एक रॉड है, सी पॉइंट तक अगर यहाँ तक, इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक अगर हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये अपने ओरिजिनल साइज पे आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उससे हम थोड़ा भी आगे बढ़े तो इसमें जो भी चेंजेस होंगे फिर वो चेंजेस क्या होने लगेंगे, परमानेंट, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। अच्छा, डी वो मैक्सिमम पॉइंट है जब तक वो क्या है, झेल सकती है इस फोर्स को, मतलब कि तब तक वो क्या होगी, रप्चर नहीं होगी, तब तक वो क्या नहीं होगी, टूटेगी नहीं, वो उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंट होगा। मतलब कि उसमें क्या होगा, ये इस तरह से पतली होती जाएगी। जैसे अपनी ये रॉड थी तो ये क्या होती जाएगी, इसका ये क्रॉस सेक्शन बीच से इस तरह का हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे पतला होता जाएगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, पतला होता जाएगा बीच का एरिया। जैसे इधर पे फोर्स लगा रहे हैं, इधर पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और डी पॉइंट वो पॉइंट होगा जब ये आपस में दोनों, उसके बाद मतलब टी पॉइंट के बाद, डी पॉइंट के बाद अगर आप जरा भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये रॉड हमारी टूट जाने वाली है। इसके बाद हमारी रॉड क्या होने वाली है, टूट जाने वाली है। डी वो लास्ट पॉइंट है जब तक हमारी रॉड क्या होगी, फोर्स को इतने फोर्स तक, मतलब ये फोर्स कितना होगा, ये स्ट्रेस कितना होगा, इतने स्ट्रेस तक, ये स्ट्रेस, ये वैल्यू जो भी आएगी हमारे स्ट्रेस की, यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्रेशर को बियर कर पा रहा है। उसके बाद अगर आपने प्रेशर जरा भी इंक्रीज हुआ तो उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, रॉड टूट जाएगी। तो डी पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, या डी पॉइंट को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना, या फिर हम बोलते हैं पॉइंट डी को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेसिकली हमें क्या बोलना होता है, डी को हमें क्या बोलेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हमारे मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर किसी भी मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि उस फोर्स के बाद अगर आपने जरा भी फोर्स और बढ़ाया तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो मैक्सिमम फोर्स है जो वो बियर कर सकती है। डिफॉर्मेशन तो उसको सी के बाद ही शुरू हो गया, बी के बाद ही शुरू हो गया। बी ये पॉइंट था, ये हमारा ये वाले पॉइंट के बाद ही हमारा क्या हो गया था, डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। ये कौन सी स्ट्रेंथ थी उसकी, ये कौन सी स्ट्रेंथ थी उसकी, यील्ड स्ट्रेंथ थी। इसको हम किससे मेंशन करते हैं, इससे मेंशन करते हैं। समझ में आया? अच्छा, फिर इसके बाद ई वो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है भाई, फ्रैक्चर पॉइंट। डी के बाद तो क्या है कि जरा भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोर्स की, फिर तो आप थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करेंगे, देखिए ये प्रेशर कम है कहीं ना कहीं, है ना, कम प्रेशर क्या हो रहा है, कम, मतलब एक प्रेशर हमने ज़्यादा ले गए उसके बाद तो फिर हमने जरा भी प्रेशर लगाया तो वो टूट जाएगा, है ना। तो ये देखिए
फिर उसके बाद डी के बाद तो क्या होता है, कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मतलब हमारा बॉडी क्या हो सकती है, कभी भी टूट सकती है ना। अच्छा, अगर डी और ई वो फाइनल पॉइंट है जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से टूट जाएगी। जैसे डी एक पॉइंट पहुंच गया जहां तक वो हमें पक्का पता है कि वो बियर कर सकती है, डी के बाद हमें नहीं पता वो कब टूट जाएगी, कभी भी टूट सकती है। अगर डी एक वो पॉइंट है जहाँ पे हमने मैक्सिमम स्ट्रेस लगाया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद तो अगर हमने जरा भी फोर्स अप्लाई किया तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना, रप्चर हो जाएगा। तो ई वो फाइनली पॉइंट है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, जहाँ पे हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, रप्चर हो जाएगा। ठीक है, अगर डी और ई के बीच में बहुत कम गैप है, अगर ये डी और ई बहुत आपस में क्या है, पास पास है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही ब्रिटल है। ब्रिटल है मतलब वो बहुत जल्दी टूट जाता है, समझ में आया। ब्रिटल है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है कहना चाहिए। अगर डी और ई के बीच में अगर बहुत डिस्टेंस कम है और डी और ई के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारा मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड बाय।